आठवीं जमात के बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, सोशल स्टडीज़ हमारा सब्जेक्ट है आज। तो आज का जो लेसन हमारा है वो है रिपल्शन ऑफ 1857। 1857 की जो रिपल्शन है ये हमारा लेसन है। तो लेसन में हम आज एक टॉपिक ले लेंगे, वो है पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857 AD। तो कौन से वो वजूहत थी, पॉलिटिकल वजूहत थी जिससे कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले है इनाग्रेशन पॉलिसी ऑफ डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है उसने इनाग्रेशन की जो पॉलिसी थी, इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैपेस भी कहते हैं, क्यों और कैसे की। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो चाहता था कि वो ब्रिटिश एम्पायर जो है उसको वसत दे, उसकी एक्सपेंशन करे। तो उसने एक पॉलिसी अख्तियार की जिसको हम एनेक्सेशन कहते हैं, दूसरे इलाकों को अपने एम्पायर के साथ, अपने हुकूमत के साथ मिलाना। तो ये पॉलिसी उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैपेस के ज़रिए की। तो इस पॉलिसी के तहत जो यहाँ का रूलर था, जो उस बादशाह का, उस रूलर का जानशीन था, तो उस जानशीन को उसके मरने के बाद उस किंगडम का मालिक नहीं समझा जाए। तो उसने किन किन इलाकों को अनेक्स किया लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में? सतारा, नागपुर, संबलपुर, जयपुर, ये कुछ इलाके हैं जो कि राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। उनको अपनी हुकूमत के साथ, यानी ब्रिटिश एम्पायर के साथ शामिल किया। तो इस पॉलिसी को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि यहाँ विडो क्वीन थी, मिसाल के तौर पर झांसी की रानी, तो उसने एक अडॉप्टेड सन उसका जो था वो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट की दुश्मन बन गई, क्योंकि adopted या hearing was not allowed to rule the kingdom of the ruler। इस हिसाब से झांसी की रानी भी इस ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ये थी लॉर्ड डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसी। तो इसके बाद है इनजस्टिस विथ नाना साहब। ये दूसरा पॉइंट है। नाना साहब मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, यानी उनकी अपनी औलाद नहीं थी, उन्होंने नाना साहब को अडॉप्ट किया था। तो बाजीराव के मरने के बाद बरतानिया गवर्नमेंट ने उसे तख्त पर बैठने के लिए इनकार कर दिया, तो उसका पेंशन भी रोक दिया गया। तो इस तरह से वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया। पहले बच्चों, नाना साहब पेशवा बाजीराव दूम के जानशीन थे, अडॉप्टेड सन थे। बरतानिया गवर्नमेंट ने बाजीराव के मरने के बाद उसकी जो पेंशन, मरने के बाद जो रकम मिलती थी, वो बंद कर दी गई। इस तरह से नाना साहब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दुश्मन बन गए। तो इस तरह से इस तरीके को देखकर, इस इनजस्ट नाइंसाफ़ी को देखकर, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाना साहब के साथ की, रानी ऑफ झांसी एंड नाना साहब बहुत नाराज़ हो गए एंड felt insulted। they began to make plans and the British rule in India। इस तरह से उन्होंने अब तरकीबें बनानी शुरू की, प्लान्स बनाने शुरू किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसी तरह एक और पॉइंट है, बहादुर शाह जफर जो था, मुगल गवर्नमेंट का जो लास्ट रूलर यहाँ पर था, उसकी बेइज्जती की गई। 1856 जो गवर्नर जनरल था, उसने बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल एम्परर था, ये मुगलों का आखिरी बादशाह है, उसके मरने के बाद तो जो उसके बेटे थे, प्रिंसेस थे, तो उन्हें क्या, विल हैव टू वॉकेट द रेड फोर्ट,
ان کو کہا گیا آپ ریڈ فورٹ کو خالی کریں، یعنی ریڈ فورٹ میں وہ رہتے تھے، ان کو خالی کرنے کو کہا گیا۔ تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کسی جگہ پر یا قطب مینار کے نزدیک کسی رینٹڈ ہاؤس میں قیام ہو جائے۔ یہ جو ڈیسیجن برطانیہ گورنمنٹ نے لیا، اس طرح سے جو بیگم زینت محل تھی، بہادر شاہ ظفر کی جو بیوی تھی، وہ بہت ہی ناراض ہو گئی۔ تو اس نے کیا کیا؟ تو اس نے انگریزوں کے خلاف نفرت بھرے، اور ناراض ہونے پر اس نے نفرت بھرے الفاظ برٹش گورنمنٹ کے خلاف ان جسٹیفائڈ انیکزیشن آف اودھ، اسی طرح سے اودھ کو بھی ان جسٹیفائڈ انیکزیشن کیا گیا۔ اودھ کے بادشاہ کو، اودھ کی جو حکومت تھی اس کو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ شامل کیا گیا۔ تو یہ پیارے بچوں، یہ تھے کچھ